नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग सहायक आचार्य के 6 to 8 के सिलेबस को देखने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी विषय है, जिसका टॉपिक का नाम है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्राकृतिक वनस्पति। और नेचुरल वेजिटेशन से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी है, हेल्पफुल है, तो आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, यदि आप मुश्किल से आधा घंटा समय दे देते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह के मैप बनाने होंगे और मैप के माध्यम से मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं सबको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए, नेचुरल वेजिटेशन कहने का अर्थ क्या अर्थ हुआ कि प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ पौधे। ऐसा नहीं है कि आप यदि विशाल क्षेत्रों में वन लगा दिए, पेड़ लगा दिए तो नेचुरल वेजिटेशन हो गए। ये प्राकृतिक रूप से उगे हुए होते हैं, इनको कोई लगाता नहीं है, अपने आप ही लगे हुए होते हैं। मेनली नेचुरल वेजिटेशन में 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला प्रश्न आपको आते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा पौधे होते हैं। तो क्षेत्र पूछ देता है कि कौन सा क्षेत्र में किस तरह के पौधे उगाए जाते हैं। पौधा के नाम, वृक्ष के नाम पूछ दिए जाते हैं और इसका उपयोग पूछ दिया जाता है। यानी आपका पूछ दिया जाएगा कि भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आपको पूछ दे कि सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ऐसे आप रट के यदि आप याद करते हैं तो भूल जाइएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैप से याद करना होगा। आप 1-2 बार मैप को देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मैप में मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा कि इसका उपयोग क्या है, इस प्रकार के वृक्षों का उपयोग क्या है, नाम पूछ दिया जाता है। चलिए आपको हम सिलेबस को डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। जो वृक्ष हैं, भारत के जो वेजिटेशन है वो वर्षा का अनुकरण करते हैं। जहां पर अत्यधिक वर्षा होगी वहां पर अत्यधिक वन पाए जाएंगे और जहां पर कम वर्षा होगी वहां पर कम वन पाए जाएंगे। इसी कंसेप्ट के आधार पर आपको पढ़ना है। तो आप पॉइंट्स को नोट कीजिए कि भारतीय वन वर्षा का अनुकरण करते हैं। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति, यदि हम बांटना चाहें कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ दिखा रहे हैं, देखिए आपको ये जो नीला नीला जो डार्क है पेंटिंग है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत है। इसमें मानचित्र में जो बनाया हूं, ये जो देख रहे हैं नीला नीला जो डार्क किया गया है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र आते हैं। मैं आगे सब बतलाऊंगा विस्तार से, सिर्फ आपको मैं संक्षिप्त में परिचय दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा वन की हम बात करें कि दूसरा कौन सा वन है भारत के वन, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा है, तो कटीले एवं झाड़ियां। देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसून वन कौन है, किस क्षेत्र में हम बनाए हैं, ये देखिए, यह जो आपका खाली जो मैप है, जो खाली छोड़ा हुआ है, ये सब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन का क्षेत्र है। तीसरा कौन सा वन है, तो कटीले एवं झाड़ियां, कटीले वन। तो कटीले वन और झाड़ियां कौन सा क्षेत्र में है भारत के, ये जो देख रहे हैं, यहाँ जो बिंदी बिंदी हम काला काला लगाए हैं बिंदी, और यहाँ जो देख रहे हैं ये अर्धचंद्राकार जो है, ये दोनों क्षेत्र में कटीले वन और झाड़ियां वन पाई जाती है। चौथा हम बात करेंगे पर्वतीय वन के। पर्वतीय वन, देखिए पर्वतीय वन के बात, क्षेत्र की बात करें तो ये देखिए रेड से लाइन खींचा हुआ है, अब देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है
कौन सा क्षेत्र है, मैं सारा मैं बात करने वाला हूं, लेकिन आपको पहले संक्षिप्त में परिचय देते। ये हो गया आपका पर्वतीय वन के उदाहरण, पर्वतीय वन क्षेत्र हो गया। पांचवा बात करते हैं तो ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, इसको मैग्रोव वन भी कहा गया है, ज्वारीय वन को मैग्रोव वन भी कहा गया है। ये पांचों को सबसे पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद हम डिटेल से बात करते हैं। तो मैग्रोव वन कहाँ कहाँ है, ये जो देख रहे हैं, रेड देख रहे हैं, मैग्रोव वन का क्षेत्र है। अब हम डिटेल से बात करते हैं, एक एक बात करते हैं। पहला आप नोट्स करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसको हम डिटेल से बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र को आप गौर से देखिए। ये भारत के हो गया पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग, ये देखिए भारत के पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग हो गए। तमिलनाडु के कुछ तट आ जाते हैं, आपका यहाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का तट आ जाते हैं। इस तरफ आप लेंगे तो दक्षिण उत्तर पूर्व नॉर्थ, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के आप देख रहे हैं। ये अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को देखिए। ये आप हिमालय के निचली भाग को देखिए। ये जितने भी क्षेत्र हमने बताया आपको, वो सब के सब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता जान लें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाएंगे, तो जहां पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा होगी वहीं पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। ये सब आप नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में देंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक और वार्षिक वर्षा अत्यधिक होती है वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट में आप नोट कीजिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कि जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है उस क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसकी और विशेषता जान रहे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के, ये जो है सालों भर हरा भरा होते हैं। सालों भर हरा भरा होने के कारण इसे सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं, सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन न देकर सदाबहार वन दे दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि इसकी पेड़ पौधे सालों भर हरे भरे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका फर्नीचर वगैरह में उपयोग होता है कि नहीं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वृक्ष की लंबाई बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और ये वृक्ष जो होते हैं कठोर होते हैं। इनका वृक्ष क्या होता है, कठोर होता है, जिसके कारण इसका आर्थिक उपयोग ज्यादा नहीं है, इसका फर्नीचर वगैरह नहीं बनाए जाते हैं, फर्नीचर नहीं बनाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें लिखा रहता है कि इनमें से फर्नीचर किसका बनाया जा सकता है, फर्नीचर का उपयोग किन वनों के लिए उपयुक्त है। तब आप इसको नहीं मारेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन फर्नीचर के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसका जो लकड़ी होता है बहुत ही कठोर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका वृक्ष कौन कौन से है। इस उष्णकटिबंधीय मेनली यही पूछा जाता है आपको कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कौन कौन से वृक्ष हैं। तो हम वृक्ष का प्रमुख वृक्ष की बात कर लेते हैं। प्रमुख वृक्ष, इस क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए आबनूस, आबनूस का वृक्ष होता है जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। आपको एबोनी, एबोनी, आबनूस, एबोनी, महोगनी, महोगनी, इसके बाद आप लिखिए रोजवुड, रोजवुड। इसके बाद आप नोट करेंगे नारियल, नारियल का वृक्ष भी आपको सालों भर हरा भरा होता है। ताड़, रबड़, रबड़ का वृक्ष भी सालों भर हरे भरे होते हैं। और सिनकोना, और भी वृक्ष होते होंगे, कुछ ये वृक्ष होते होंगे, आप आधे भी लिख सकते हैं।
तो मेनली आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, रबड़ और सिनकोना। सिनकोना वही सिनकोना जो मलेरिया के दवा में उपयोगी होता है, इसके छाल मलेरिया के दवा में उपयोगी होते हैं। चलिए अब इसका क्षेत्र जान लेते हैं। क्षेत्र देखिए, आप तो ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, लेकिन इसका नाम जानना आपको जरूरी है। और ये मानचित्र में आप मानचित्र बना के ही इस टॉपिक को आप पढ़ने के लिए तैयार होइएगा। मानचित्र जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपका कंसेप्ट नहीं होगा। आप याद कीजिएगा लेकिन भूल जाइएगा। तो ये देखिएगा, ये फर्स्ट जो आपका देख रहे हैं, यहाँ से लेके इस एरिया तक ये है, तो इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। मेनली पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं, बहुत ज्यादा साइलेंट वैली इसी को बोलते हैं हम लोग। पहला हम क्षेत्र को नोट करेंगे। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इसको हम लोग पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा क्षेत्र में पाए जाते हैं आपको। तो आप ये छोटा छोटा देख रहे हैं कि एक छोटा हिमालय के निचली भाग में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है। तीसरा बात करें, तीसरा ये देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, इसको हम बोलेंगे पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश को आपको छोड़ देना होगा। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और चौथा मैं बात करूं कि चौथा कौन सा क्षेत्र इसका है, तो आप देख रहे हैं ये कौन सा क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन किन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए कितना आपको वर्षा जरूरी है, इसको सदाबहार के नाम से जानते हैं। इसमें कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं। ये फर्नीचर के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि ये लकड़ी कठोर होते हैं। ये वृक्ष कौन कौन से आते हैं हमने आपको बता दिया, और इसका क्षेत्र कौन कौन से हैं हमने भी आपको ये बता दिया। ये सब वन में आते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में, कुछ शुष्क क्षेत्रों में भी आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आप लिखे हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इसको मिटाते हैं। दूसरा वन के हम बात करें उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, भारत के जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच जहां पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मानसूनी वन यानी यहाँ के जो वन है मानसून का अनुकरण करते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। इसको पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। पर्णपाती का अर्थ हुआ, पर्ण मतलब होता है पति, पर्ण मतलब होता है पति, और पाती का मतलब होता है झड़ना, यानी इसका पत्तियां एक विशेष मौसम में झड़ जाती है, शीत ऋतु के बाद। शीत ऋतु के बाद, शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु
ग्रीष्म ऋतु के पहले, शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के पहले उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के वृक्ष क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां को झाड़ देती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है और पेड़ सुरक्षित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। इसलिए इस पेड़ को, इस प्रकार के वृक्ष को पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आप देख रहे हैं कि यूपी से स्टार्टअप कर दीजिए, उत्तर प्रदेश से स्टार्टअप कर दीजिए, यहाँ पर तमिलनाडु तक ये वन पाए जाते हैं। भारत के अंदर में पाए जाते हैं, बाहर तो बहुत अलग अलग वन है, लेकिन ये भारत के बीचों बीच क्षेत्रों में पाए जाते हैं के वन है। भारत में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के वन है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो खाली जो जगह जितने भी हैं वो सब के सब उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का क्षेत्र है। यहाँ जो आपको छोड़ दे, ये आपको वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, अगला हम पढ़ाएंगे। वृष्टि छाया क्षेत्र को छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी वन हैं ये सब उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं कि इसका प्रमुख वृक्ष कौन कौन है। इसको आपको बहुत अच्छा तरह से आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्षेत्र और वृक्ष के नाम जरूर पूछे जाते हैं। प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष कौन कौन है इसको आप याद रखिए। तो सबसे पहले आप शीशम देखिए। शीशम का जो पेड़ होता है वृक्ष, साल का, सागौन का, आम का, नीम का पेड़, इसके बाद आप देखेंगे कि आंवला का भी पेड़ होते हैं। इसके अलावा महुआ, आप देखिएगा महुआ का भी वृक्ष होता है। बांस का भी वृक्ष होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इसके अलावा चंदन का भी वृक्ष होते हैं, और भी बहुत सारे वृक्ष हैं जो पत्तियां गिरा देती है, वो पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के अंतर्गत आएंगे। आप इसका एग्जाम्पल में जरूर याद रखिएगा। शीशम, साल, सागौन, आम, नीम, आंवला, महुआ, बांस, चंदन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के मैं विशेषता की बात करूं तो इसकी मुलायम लकड़ी होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के जो लकड़ियां होती हैं वो मुलायम होती है। जिसके कारण इसका फर्नीचर वगैरह बनाया जा सकता है, इसका आर्थिक उपयोग में लाया जा सकता है। पहला आप देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो लकड़ियां थी, कठोर थी, इसका आर्थिक उपयोग ज्यादा उपयोग नहीं थे, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की विशेषता है कि इसकी लकड़ियां मुलायम होती है और इसका आर्थिक उपयोग में ज्यादा महत्व है। चंदन भी इसी तरह के, चंदन जो लकड़ी आप देखते हैं, चंदन लकड़ी है जिसका आर्थिक उपयोग भी बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम तीसरे वन की बात करते हैं। तीसरा वन की बात करते हैं, कटीली वन एवं झाड़िया वन की बात करते हैं। कटीले वन एवं झाड़िया वन। तो कटीले वन एवं झाड़िया वन किस क्षेत्र में उगेंगे? तो आप इसको नोट कीजिए। भारत के जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होंगे, वहां पर कटीले वन एवं झाड़िया वन उगेंगे। इस क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटेदार होती हैं, ताकि सुरक्षित रह सके, ये वातावरण में एडजस्ट कर सके।
अब बात आता है कि ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, दूसरा हम लोग देख लिए, इसको देखिए मानसूनी वन को। तीसरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ, आप पंजाब से लेकर, पंजाब हो गया, गुजरात, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये जो क्षेत्र हैं। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र हैं आपका कटीले वन एवं झाड़ियां वन पाए जाते हैं। ये इसलिए बीच में इसलिए कटीले वन झाड़ियां वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। जब मानसून पढ़िएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप जान जाइए कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ बहुत वर्षा कम होती है, जिसके कारण आपको इन क्षेत्रों में कटीले वन एवं झाड़ियां वन पाई जाती है। तो तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा वन हो गया, ये तीसरा वन हो गया, ये तीसरा वन हो गया। ठीक, इसके क्षेत्र की बात कर ले, कौन कौन से क्षेत्र हैं। आप क्षेत्र को लिख लीजिए। आप मानचित्र में तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप क्षेत्र में भी देख लीजिए। तो भारत के पश्चिमी भाग, ये जो भारत है, भारत के पश्चिमी भाग, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत के पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। तो भारत के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी भाग के कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आप ऊपर में आ जाइएगा तो पंजाब आ जाते हैं, पंजाब का कुछ क्षेत्र आते हैं। इसके बाद राजस्थान का क्षेत्र आएगा, पूरे राजस्थान में इस तरह के वन पाए जाते हैं। पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात। इसके अलावा देखिए यूपी है, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र भी कुछ आते हैं जो कटीले वन में आते हैं। तो हम लिखेंगे यूपी के पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों में आपका आता है। इसके अलावा आपको दूसरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अर्धचंद्राकार आकृति देख रहे हैं। इसको देखिए कि एमपी के इंदौर से लेकर, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला तक इसका विस्तार है अर्धचंद्राकार रूप से। मेनली दो क्षेत्र आप लोग देखें, एक भारत के पश्चिमी भाग में कौन कौन से राज्य आ गए, और भारत के मध्य भाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला आता है और आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला आते हैं। आपका उस टिकट आपका कटीले एवं झाड़ियां वन के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं। इसके प्रमुख वृक्ष को देखते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन है, इसको आप लोग देखिए। तो खजूर जो है कटीले वन आते हैं, झाड़ियां वन आते हैं। नागफनी राजस्थान के सबसे फेमस है, नागफनी। खेजड़ी आपने देखा होगा, खेजड़ी राजस्थान के वृक्ष है, ज्यादातर राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। खेजड़ी झाड़ीदार होते हैं, झाड़ीदार पौधे की तरह होते हैं, झाड़ीदार वृक्ष होते हैं। बैर इसके अलावा भी और कुछ आते हैं, एक दो आते होंगे। तो मेनली खजूर, नागफनी, खेजड़ी और बैर हैं जो कटीले वन एवं झाड़ियां वन के अंतर्गत आते हैं। आपको इस कटीले वन एवं झाड़ियां से वर्षा पूछ दिया जाता है, क्षेत्र पूछ दिया जाता है और इसके उदाहरण पूछ दिए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं। आप इस क्षेत्र को दिमाग में रखेंगे। अब हम चौथा वन की बात करते हैं, चौथा वेजिटेशन की बात करते हैं, जिसका नाम है पर्वतीय वन। ये जो आप देख रहे हैं पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन के उदाहरण है, इसको हम मिटाते हैं। पर्वतीय वन, ठीक है। अब पर्वतीय वन देखिए
कि ये जो आपका मानचित्र में रेड लाइन खींचा गया है, ये पर्वतीय वन का क्षेत्र आते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। तो पर्वतीय वन में खासियत यह है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा में अंतर होते जाता है। पर्वत का एक नेचर है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वहां के तापमान और वर्षा दोनों में अंतर हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, इस क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं वो ऊंचाई के साथ अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए आपको पर्वतीय वन में आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा, कुछ बात को ध्यान में रखना होगा। जैसे 0 से लेके 1500 मीटर तक, पर्वत के 0 से लेके 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि 0 से लेके पर्वतीय क्षेत्रों में 0 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार और पतझड़ वन के मिश्रित रूप पाए जाते हैं। सदाबहार वन आपने देख लिया, उसका उदाहरण देख लिया, पतझड़ वन के उदाहरण आपने देख लिया। अब देखते हैं कि 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर, पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता है कि इसका पत्ती चौड़ा होगा, चौड़ेदार पत्तियां होती हैं। चौड़ेदार पत्तियां होने के कारण ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। इसका आपको उदाहरण याद रखना है कि कौन कौन से उदाहरण है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उदाहरण में है कि ओक हो गया, ओक है, ओक का पेड़ है, आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। ये 2500 मीटर के ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दूसरा देख रहे हैं देवदार देख रहे हैं। तीसरा कॉर्क देख रहे हैं। वही कॉर्क के मैं बात कर रहा हूं जो कोशिका की खोज किया गया था, कॉर्क के छाल, तो उसी कॉर्क के बाद में बात कर रहा हूं। इसके बाद बर्च हो गया, इसके बाद मैपल हो गया। आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर, 2500 मीटर से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कोंधारी वन पाए जाते हैं। कोंधारी वन के कौन कौन से उदाहरण है? चीड़ है, ब्लू पाइन है, फर है और स्प्रूस है। चीड़, ब्लू पाइन, फर और स्प्रूस है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 4500 मीटर से लेके 4800 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टुंड्रा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वन में क्या तो पाए जाते हैं? मेनली इसमें लाइकेन पाए जाते हैं, लाइकेन, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, काई पाए जाते हैं इसमें। और वृक्ष कुछ 4800 मीटर की ऊंचाई पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, लाइकेन और काई पाए जाते हैं। इसके बाद 4800 मीटर के ऊपर क्षेत्र में कोई भी वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, कोई भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, और सिर्फ क्या होते हैं? और सिर्फ बर्फ पाए जाते हैं, बर्फ पड़े होते हैं। तो आपको इसका उदाहरण याद रखना है। आपको उदाहरण पूछ दिया जाता है कि पर्वतीय वन में कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। और ये पर्वतीय क्षेत्र का आप देख रहे हैं। अब क्षेत्र की मैं बात करूं कि इसका पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र आएंगे। अब क्षेत्र के देख लेते हैं। आपका हिमालय के अंतर्गत ये आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर आ जाएंगे आपका, इसके बाद उत्तराखंड आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं, सिक्किम आ जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। राज्य की मैं बात करूं तब, और दक्षिण भारत में भी कुछ कुछ जगहों पे ये वन पाए जाते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि कोंधारी वन दक्षिण भारत में या नहीं पाए जाते हैं। जब भी पाए जाएंगे तो उत्तर भारत में ही पाए जाते हैं कोंधारी वन। पांचवा मैं वन की बात करूं तो ज्वारीय वन के नाम से हम लोग जानते हैं, ज्वारीय वन। अब इसकी क्या विशेषता है? ज्वारीय वन की क्या विशेषता है? तो ज्वारीय वन देखिए, आप यहाँ देखिएगा, पांचवा ज्वारीय वन ये हुआ, ये हो गए ज्वारीय वन हो गए, ठीक है। ये ज्वारीय वन के उदाहरण है, ये क्षेत्र ज्वारीय वन के उदाहरण है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये तट क्षेत्र है। तो भारत के तटीय भाग जहां पर नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं, भारत के तटीय भाग जहां अपना नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा वाले क्षेत्र में, जैसे कि ये क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मैं बात करूं, तो डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे उसको हम लोग ज्वारीय वन के नाम से जाने जाते हैं।
जहां पर भारत के तटीय क्षेत्रों में नदियां जहां अपना डेल्टा बनाती है, उसी डेल्टा क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसको हम लोग ज्वारीय वन कहते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन या वृक्ष है। तो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को हम लोग ज्वारीय वन के नाम से जानते हैं। ज्वारीय वन देखिए, अब लोकेशन देख सकते हैं कि ज्वारीय वन एक गुजरात हो गया, गुजरात की पश्चिमी तट में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये आपका हो गया तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन की लकड़ियां जो होती हैं बहुत ही कठोर होती है। लकड़ी जो होता है कठोर होता है। अब आप बता सकते हैं कि कठोर लकड़ी का उपयोग क्या व्यावसायिक रूप में किया जा सकता है, आर्थिक रूप में किया जा सकता है? तो नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की लकड़ी भी कठोर हुआ करता था, जिसका आर्थिक उपयोग नहीं था, फर्नीचर नहीं बनते थे। उसी प्रकार से ज्वारीय वन का जो भी लकड़ी है ये कठोर होता है, जिसका फर्नीचर वगैरह नहीं बनता है। इसकी और यह विशेषता है कि इस क्षेत्र में एक मैग्रोवा वनस्पति पाया जाता है। मैग्रोवा वनस्पति पाया जाता है ज्वारीय वन में, डेल्टाई वन में एक मैग्रोवा वनस्पति पाया जाता है। मैग्रोवा वनस्पति पाए जाने के कारण ही इस वन को मैग्रो वन भी कहा जाता है। मैग्रो वन भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि ज्वारीय वन को मैग्रो वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मैग्रोवा वनस्पति पाई जाती है। मैग्रोवा वनस्पति के प्रधानता के कारण इसको हम मैग्रो वन के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख वृक्ष ले लेते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं? तो आप वृक्ष ले लीजिए। पहला वृक्ष हम लोग क्या लिखे? मैग्रोवा। मैग्रोवा वृक्ष लिख लिए। सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। और क्या है? कैसूरीना वृक्ष, कैसूरीना वृक्ष। इसके बाद है फॉनेक्स वृक्ष, फॉनेक्स। इस वृक्ष के नाम को आपको याद रखना है कि मैग्रो वनस्पति में, ज्वारीय वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो मैग्रोवा वनस्पति, सुंदरी वनस्पति और कैसूरीना वनस्पति और फॉनेक्स वनस्पति। अब इसके क्षेत्र के बात मैं करूं, इसके क्षेत्र के बात करूं, क्षेत्र भी आपको लिखना होगा कि किस भारत के किस क्षेत्र में मैग्रो वनस्पति पाए जाते हैं, ज्वारीय वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला हम बताएंगे कि गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में मैग्रो वनस्पति पाए जाते हैं। आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु के तटीय भाग में। अगला बात हम करें आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में। यहां देखिएगा पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस जगह पे आप देख रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है, विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है। लेकिन सुंदरवन के डेल्टा के ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है। सुंदरवन की ज्यादातर डेल्टाई क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया है, जिसके कारण भारत के कम हिस्सा पड़ता है। लेकिन यह विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
ये सुंदरवन के डेल्टा की खासियत यह है कि यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और सुंदरी वृक्ष के पाए जाने के कारण इस डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये मैग्रो वनस्पति, एक और आप दिमाग में एक और बात आप जानिए कि मैग्रो वनस्पति भारत के तटीय क्षेत्र को रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? जब सुनामी वगैरह आता है, जब समुद्री तरंगे आते हैं, जब समुद्री तरंगे उत्पन्न होते हैं, सुनामी उत्पन्न होते हैं, तो एक तट को, ये तटीय क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं भी इस क्षेत्र में, इस वन में निवास करते हैं, इसलिए यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। तो हमने 5 प्रकार के, हम लोगों ने 5 प्रकार के वन को देखा, 5 प्रकार के वनस्पति को देखा, इसकी विशेषताओं को देखा, इसके क्षेत्रों को देखा, और कौन कौन वनस्पति पाए जाते हैं ये भी हम लोग ने देखा। अब आप इस चैप्टर को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए, और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके सेट में, आपके नोट्स में, उसको प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर से आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।